ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हाट इज मेंट बाय जी फील्ड, पहला ये है लर्निंग आउटकम जो है ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड कहते हैं किसको? फील्ड हम कहते हैं 3D रीजन को या स्पेस को, ठीक है। इस फील्ड का सोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशन के लिए तो वो तो भी मैसेज होते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इस फील्ड की नेचर क्या होती है? ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। इस फील्ड को आइडेंटिफाई किस तरह करते हो? आइडेंटिफिकेशन बेटा आएगी हमारे पास, अगर सपोज अगर कोई भी ये हम देखो ना, ये अर्थ की सरफेस है बेटे, ये सरफेस ऑफ अर्थ कंसीडर कर ली ऑफ अर्थ, यहाँ पे एक मैस है, ठीक है। अब इस पे जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जैसे हम कहेंगे वेट है। सपोज इसका वेट 20 न्यूटन है, तो अर्थ पे कितनी फोर्स लग रही है? ये बॉल अगर अर्थ बॉल पे 20 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ अर्थ भी बॉल पे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है, फॉर द सेम टाइम इंटरवल हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। चार चीजें न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर होती हैं इंपॉर्टेंट। फोर्स मीटर दो चीजों पे लगती है, ये और इस पे लग रही है, यानी एक ऑब्जेक्ट बॉल है, दूसरी अर्थ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की नेचर सेम होती है। अगर ये आप कहते हो ना वेट ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अर्थ को भी पुल कर रहा है मैस ये बॉल अपनी तरफ इन अपवर्ड डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है। और उतनी देर जितनी देर के लिए अर्थ अप्लाई करी उतनी देर के लिए ये उसको अप्लाई करेगा। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि ये बॉल अर्थ की तरफ मूव करती है, अर्थ बॉल की तरफ मूव इसलिए नहीं करती, अर्थ का मैस बहुत ज्यादा है, उसको मूव करवाने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स। इसलिए सारी चीजें अर्थ की तरफ क्यों मूव कर जाती हैं कि हमारे पास इस चीज का मैस कम है, अर्थ का मैस ज्यादा, हर चीज को पुल कर लेती है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? अगर उसकी उस फील्ड के अंदर अगर हम कोई भी यूनिट मैस लेके आएंगे तो वो मूव करेगा फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई चीज रेस्ट से मूव करती है तो लाजमी उस पर कोई अनबैलेंस या रिजल्टेंट फोर्स लगी, एंड दैट रिजल्टेंट फोर्स इज द बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स हियर, ठीक है। तो a unit mass experience a force, unit mass mean 1 kg mass by convention, ठीक है। रेस्ट में रखो, रेस्ट के वो लिख नहीं रहा उस पर, ठीक है। यूनिट मास एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, अगर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो इसका रेस्ट से मूव करना शुरू कर देगा। अगर फोर्स लगी है किसी चीज के ऊपर लाजमी फिर एक्सेलरेट भी करेगी या फिर कुछ टाइम में बाय न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। अच्छा, अब इस फील्ड को बेटे आप रिप्रेजेंट किस तरह करोगे? हमेशा फील्ड रिप्रेजेंट होती है बाय फील्ड लाइन से। अब फील्ड लाइन रिप्रेजेंट किसको करती है? एक फील्ड लाइन बनाई तो किसको रिप्रेजेंट किया? अगर मैंने यहाँ पे अर्थ की सरफेस कंसिडर कर दिया मैंने, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये रिप्रेजेंट करेगी अभी जो मैंने एक बॉल कंसिडर किया था, मैंने कहा बॉल को यहाँ पे रिलीज करो, ठीक है, वही दूसरा बॉल यहाँ पे है, जो मर्जी मैस है इनका, ठीक है, लेकिन हम बाय डेफिनेशन 1 kg मैस कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये सारी बॉल्स हैं, इन सारों को आपने रेस्ट में रखा है, छोड़ोगे तो कहाँ अर्थ की तरफ मूव करेंगे? ये अर्थ की सरफेस हमेशा 90 पे आके हिट करती हैं वो। अच्छा बेटे, अब हमारे पास इसकी डायरेक्शन किस तरफ आ रही है? डायरेक्शन आ रही है इस तरफ, किस तरह? 90 डिग्री टू द सरफेस पे आ रही है। अगर 90 डिग्री टू द सरफेस आ रही है और इनके दरमियान, सारों के दरमियान गैप जो है वो एक जैसा है, अगर गैप एक जैसा हो तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म फील्ड को, यूनिफॉर्म फील्ड को, ठीक है। अच्छा, अब अर्थ तो राउंड है, अगर अर्थ है, अर्थ तो बेटे राउंड है, वो तो इस चीज की शेप है नहीं, अर्थ की शेप तो ये है, और हम कह रहे हैं ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है। अगर 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसको जरा एक्सटेंड करें तो कहाँ पे जाके मीट करेगा? ये तो अर्थ के सेंटर में जाके मीट कर रही है फिर फील्ड, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सोर्स क्या होता है? वो सेंटर ऑफ प्लेनेट होता है फिर,
इसका सोर्स क्या होगा, सेंटर ऑफ प्लैनेट होगा, यानी अर्थ के सेंटर से लग रही है फोर्स, ठीक है। और ये अब ये तो सरफेस पे आपने बना दिया, अब अर्थ के ऊपर देखूं मैं तो फील्ड एंड क्या बनेगी, फिर इसी को मैं दोबारा हम कंसिडर करते हैं, अर्थ यहीं पे ले लेते हैं। तो अर्थ के यहाँ पे बेटे बनाऊं तो फील्ड एंड मेरी ये बन रही है, 90 डिग्री द सरफेस बनानी है मैंने। अगर 90 डिग्री टू द सरफेस बनाता जाऊं तो ये फील्ड लाइन जैसी भी बन रही बेटे। कस्टमर स्पेसिमेन पेपर जून जून 2016 के अंदर है था, ठीक है। स्पेसिमेन पेपर जब भी नया सिलेबस चेंज होता है ना, कैमरे वाले एक पेपर देते हैं पुराने पेपरों में से निकाल के क्वेश्चन। तो ये बेटे हमारे पास क्या है, ये आ रही है। अब दो चीजें आ रही हैं। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो गैप है बिटवीन फील्ड लाइन वो बिल्कुल सेम आ रहा है, और यहाँ पे मैं गैप जो कह रहा हूँ बिटवीन फील्ड लाइन वो सेम नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे थ्रोट सेम आ रहा है, यहाँ पे देखो गैप पहले कम है फिर ज्यादा कम है। तो इसका मतलब जब गैप वेरी करना शुरू हो जाए दो लाइंस, दो फील्ड लाइंस के दरमियान, तो वो इंडिकेट करता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर कोई सांप छलांग लगाएंगे तो इधर ही जाके गिरेंगे, जिसने यहाँ गिरानी है यहाँ पे जाके जाना है, क्योंकि अर्थ के सेंटर से फोर्स लग रही है, कॉन्सेंट्रेट सेंटर से हो रही होती है। जो डिस्टेंस भी लेना है हमने किसी चीज का, उस सेंटर से ही लेना है, ठीक है। बात क्लियर होगी। तो व्हाट इज मेंट बाय जी ग्रेविटेशनल फील्ड, वो ये चीज है। अगर फील्ड है तो डेफिनेटली आप कह भी रहे हो फोर्स लग रही है, अगर फोर्स लग रही है तो लाजमी है कि हमारे पास चीज रेस्ट से भी मूव कर रही है, रेस्ट से मूव कर रही है तो कुछ लॉज ओबे हो रहे हैं, फिर फर्दर डिफाइन हो रहे हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा। तो उसके लिए हमारे पास फिर आता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई जरूरत नहीं इसका प्रूफ करने की, डायरेक्ट स्टेटमेंट है आपकी हर जगह। इवन हर जगह इस सेंस में कह रहा होता हूँ बेटे, मैं तब प्रूफ कराऊँ कि अगर आपके वो किसी आगे एडमिशन के लिए भी हेल्प करे एमडी कैटेगरी, क्योंकि एफएससी के अंदर भी इसका नहीं है, ठीक है। और इसका ना ही बेसिकली आपके अमेरिकन बोर्ड के अंदर इसका है प्रूफ, ठीक है। प्रूफ इसको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लॉ है। अगर हम जो प्रूफ करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के थ्रू इसको, तो वो उस तरह नहीं है बेटे, थोड़ा सा, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट डायरेक्ट सिलेबस के अंदर है, लेकिन स्टेटमेंट को समझने के लिए दो तीन चीजें जिनका पता होना जरूरी है। कि अगर हम कहते हैं इसके द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन किस लिए, कि बिकॉज दिस ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करूं, एक ऑब्जेक्ट होगी and let this the second object whatsoever their mass is not necessary that mass should be same। अब आपको लग ही रहा है कि mass एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है। let its mass is m1, its mass is m2, concentrated at its center means center field line निकलेगी। now the gap between them is, इसके सेंटर से मैंने लिया, दूसरा इसके सेंटर से लिया। अब गैप इनके बिटवीन जो बन रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद r, स्मॉल r से मैंने ले लिया, ठीक, ये हो गया। अब बेटे हमारे पास इनके में फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि हमारे पास ये इसको पुल कर रहा है, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑन टू, उसको पुल कर रहा है वन ऑन टू। सेम फोर्स इज आल्सो अप्लाइड बाय टू ऑन वन। तो इसका मतलब बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन F12 जो है, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव F21 and we represent with simply F। It means we are only referring to its magnitude, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट ही कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि दूर दूर चले जाओ, रिपेल नहीं कर रहे, दफा नहीं कह रहे, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मैसेज, व्हाट इज पॉइंट मैसेज, व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मींस जिसका साइज बेटे इनफिनिट हद तक स्मॉल हो, so that you cannot distinguish its shape by standing on the other object। like if you are standing on the earth, यहाँ पे स्टार्स हैं, अब जमीन पे खड़े होकर स्टार की 100% शेप को आइडेंटिफाई नहीं करते हो आप, नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो हम कहेंगे स्टार्स आर पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट से नजर आ रहे होते हैं। वैसे भी इफ आई पुट अ डॉट हियर, इस डॉट का वैसे तो स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि क्या हमारे पास डॉट की क्या है, बिल्कुल सर्कल है, ये क्या बना है, अनटिल अनलेस यू मैग्नीफाई दिस, मतलब आप देखो सर्कल नहीं था,
एब्सोल्यूट सर्कल नहीं बना था, ठीक है ना। तो इसकी शेप को हम यहाँ से हमें एब्सोल्यूट थोड़ा सर्कल ही लगता है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट वन, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट उसको कहते हो कि जिसका साइज इन्फिनिट हद तक स्मॉल हो, या जिसका साइज इन्फिनिट हद तक स्मॉल है, सो दैट यू कैन नॉट स्पेसिफाई इट्स शेप एग्जैक्टली बाय स्टैंडिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। सेम इज ट्रू हियर कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो और इसको आप देखते हो, यहाँ पे खड़े होकर इसकी शेप को 100% आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ड्यू टू ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हम कहेंगे दीज आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इनको लॉ के अंदर हमारे पास दो तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक तो फोर्स कौन सी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कौन सी हैं, ठीक है, फिर उसका फर्दर फॉर्मूला, वो सारों को बड़ा सोना रट्टा लगा होता है। फोर्स के अट्रैक्टिव है, ऑब्जेक्ट्स कौन सी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। अब देखो बेटे, सारी मार्किंग की मैं मार्क नहीं डिडक्ट हुआ हुआ, लेकिन कई मार्किंग में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ तो मार्क डिडक्ट किया। 2 नंबर की स्टेटमेंट होती है, ऑब्जेक्ट whose size is small so that one cannot identify its exact shape by standing on an other object due to greater distance between them. Force is directly proportional to product of their masses m1 m2, and force is also depending inversely proportional to square of separation between them. So if we combine both of these, f is directly proportional to, this is m1 m2 over r square. And if we remove this proportionality sign, we get a constant which is given to us by Cavendish, another है था वो scientist, उसने वैल्यू भी उसने दी थी r square. अब g constant है, we call it ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख लें या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख लें, हर जगह इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें गिवन होती है, याद करने की जरूरत नहीं है। 6.67 टाइम्स 10 टू रेस पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है।